आचार्य जी, आज का टॉपिक है सिंगल वुमन यानी अविवाहित महिलाएं। लड़की सब बर्दाश्त कर सकती है। क्या हुआ, फेल हो गई, हाँ कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया। क्या हुआ, कुछ नहीं आता जिंदगी में करने लायक, नहीं आता, वो भी वो बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन जैसे ही उसको बोल दो कैरेक्टरलेस, वो एकदम रोना शुरू कर देती है। और ये बात उसके दिमाग में डाल दी गई है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूल्य तो कैरेक्टर होता है। आप जब कह रही हैं कि अरे मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कोई क्यों करे आपके साथ अच्छा? आप क्या मान के बैठी हैं कि दुनिया क्या है, देवलोक है जहाँ सब लोग घूम रहे हैं बिल्कुल निष्काम होके, मतलब सेल्फलेस होकर के? हमने कह दिया शादी तुम्हारे 7 जन्म का रिश्ता, उसे स्टेबल होना ही पड़ेगा 7 जन्म तक। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक तो तुम उसकी शादी कर देते हो बिना उसको बहुत बताए जाने पूछे, कुछ को पता तो होता नहीं, विशेष लड़की को तो कुछ भी नहीं पता होता। आपका जो शक्ति का सिद्धांत है उसमें जो देवियां हैं उनको ये जिम्मेदारी थोड़ी दी गई है कि आप संतान पैदा करिए। उनको जिम्मेदारी दी गई है दुनिया के सबसे ऊंचे काम करने की, अधर्म हटाना है। और लेकिन जो घर की देवी है, देखो हम उससे क्या काम कराते हैं, कहते हैं कि वो तू घर में रहे और बिस्तर साफ कर दे और चाय बना दे और बर्तन और कपड़े धो दे, यही सब तू घर में कर दे, और फिर जब खाली टाइम मिले तो बैठ के महिलाओं वाले सब सीरियल देख ले दोपहर में और अपना दिमाग खराब कर। घर में कहीं पे कोई महत्वपूर्ण बैठक चल रही होती है, उसमें सब दादा ताऊ चाचे बैठ गए होते हैं, और जो घर की महिला होती है उसका काम ये होता है बस वो जब बैठे हैं तो आगे उनको चाय सबको सर्व कर दे। फिर साथ में आपने बात कही थी कि डाइवोर्स की, कि अगर आपको लगता है कि नहीं बात देखो, डाइवोर्स की ज़रूरत ही तभी पड़ती है जब पहले आपने बंधन पकड़ लिया होता है, नहीं तो डाइवोर्स जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आपसी सहमति से साथ रह रहे हो तो डाइवोर्स होगा नहीं। फिर इतना आसान है क्या कि आप बोल दो महिला तो बस चूल्हा चौका करती है और भावों में जीती है, वो तो भाव की है, वो तो भाव की है। ये कॉन्स्पिरेसी है महिला को इमोशनल घोषित कर देना। तो ये बात जितनी भी लड़कियां शादी करने जा रही हैं उनको शादी से पहले सोचनी चाहिए कि कहीं शादी वो पिंजड़ा तो नहीं बन जाएगी जो मुझे एक जगह कैद कर दे। आपका वो परिवार है आपके पति का, वो लोग कहीं आगे आपके करियर, आपके भविष्य, आपकी प्रगति में बाधा तो नहीं बनने वाले। इस चीज़ का आप अच्छे से देख लीजिए। आचार्य जी, मैं उन अविवाहित महिलाओं के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो चैलेंजेस उन्हें जनरली सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं। जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर आप अपने लिए एक फ्लैट भी ढूंढने जा रहे हो तो आपको रेंट पे नहीं आसानी से मिलेगा अगर आप एक सिंगल वुमन हो। वहाँ पे ही आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। ये काम समाज का है। देखो कि कुछ तो मदद करके दिखाए। तो ये काम तो समाज को, मकान मालिकों को करना होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा, मान लो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली है किसी शहर में, बेंगलोर में मिली है, कहीं और कहीं भी, आप वहाँ नौकरी करने जा रहे हो और वहाँ आपको फ्लैट ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, और क्योंकि लोग आपको इसी वजह से नहीं दे रहे कि आप तो एक सिंगल लेडी हो और साहब हम सिंगल लड़कियों को फ्लैट नहीं दिया करते। हालांकि ये समस्या सिंगल लड़कों को ज़्यादा आती है, सचमुच सिंगल लड़कियों को कम आती है, पर मान लो सिंगल लड़की हो, आपको कोई फ्लैट नहीं दे रहा, तो क्या आप अपनी नौकरी और बेंगलोर छोड़ करके वापस अपने घर लौट आओगे? आपका घर है कहीं पे, एक छोटा सा आपका कहीं कोई कस्बा है यूपी एमपी में, क्या आप वहाँ लौट आओगे और वहाँ सब तैयार बैठे हुए हैं कि आप लौट करके आओ और हाथ पीले करें और वहाँ जाओ और जल्दी से हमें ये करोगे क्या? उस चुनौती का सामना करो ना। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये काम अब समाज का है कि वर्किंग विमेन हॉस्टल्स तैयार किए जाएं, और मकान मालिकों का है कि वो इस तरह की छोटी सोच न रखें कि अगर लड़की है और अविवाहित है तो उसको हम किराए पे नहीं देंगे। उन्हें इस चीज़ का रहता है, जो अक्सर ही उनकी तरफ से तर्क सुनाई देता है, जितने भी हाउस ओनर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, कि लड़की रहेगी तो रात में कोई ना कोई आएगा ज़रूर। तो वो झंझट हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। अगर कोई रात में आ रहा है और उसकी वजह से उपद्रव हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो फिर तो मकान मालिक की बात कुछ हद तक तो जायज़ है ही ना। अब लड़की है, हम कह रहे हो मनुष्य ही है, हमें यही तो कह रहे हैं, उसको इंसान की तरह देखो। अब वो भी एक इंसान है और रात में उसने एक इंसान और बुला लिया, और जिस इंसान को बुला लिया वो भी जानवर जैसा है। ये जो पहला इंसान है ये भी दोनों जानवर मिलकर उपद्रव कर रहे हैं,
ज़ोर से म्यूज़िक लगा दिया है, भीतर से चीज़ें टूटने की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं निकल करके बाहर भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो फिर पूरी सोसाइटी को तकलीफ़ होती। तो कुछ तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप औरों के साथ हैं तो उनकी जो मूल सुविधाएं हैं या उनके जो जो कंफर्ट्स हैं उसका आप थोड़ा ख्याल कर लें। यहाँ पे बात ख़त्म। अब इसके आगे की जो बात है वो ये है कि एक इंसान कब और कैसे किसी दूसरे इंसान से मिल रहा है, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो लड़की है कि लड़का है, वो जो भी है, और वो अपने घर चाहे लड़की को बुलाए चाहे लड़के को बुलाए, अगर वो समाज में शांति नहीं भंग कर रहे, शोर शराबा नहीं कर रहे, किसी के घर में जाकर उपद्रव नहीं कर रहे किसी दूसरे घर में जाकर, तो इट इज़ नोबडीज बिजनेस कि कौन अपने घर में क्या कर रहा है। इसमें आचार्य जी एक तर्क ये आता है कि जो बाकी परिवार उस सोसाइटी में रह रहे हैं या उस घर के आसपास लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। उनके बच्चे क्या इंटरनेट में नहीं देख रहे हैं क्या चल रहा है, स्कूल नहीं जाते उनके बच्चे, कॉलेज नहीं जाते उनके बच्चे, क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, क्या गलत प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने बात करी थी सिमोन और सार्त्र की, वो दोनों साथ रहते थे और दोनों अविवाहित थे और जीवन भर साथ रहे, दोनों 70-70 80 साल के होके मरे, और दोनों दुनिया के उत्कृष्टम दार्शनिकों में गिने जाते हैं पिछली शताब्दी के। तो उससे समाज पे क्या गलत प्रभाव पड़ गया। ये कहाँ की बात है कि अगर मियाँ बीवी हैं तो दोनों ही बिल्कुल भले गिरे हुए आदमी हों, लेकिन अगर वो शादीशुदा हैं तो उनसे समाज पे गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक बुद्धिजीवी लड़की है और उससे मिलने एक काबिल लड़का आ रहा है रात में, चाहे दिन में, कभी भी, इससे समाज का क्या लेना देना और इससे समाज पे क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है भाई। एक शिक्षित लड़की है, उसकी अपनी चेतना है, अपनी जागृति है, वो सोच सकती है, देख सकती है, उससे मिलने कोई व्यक्ति आ रहा है, जो मिलने आ रहा है वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, इससे किसी का क्या लेना देना, कोई क्यों इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करे। तो ये तो मूर्खता की बात है कि आप दूसरे घर में ताक झांक कर रहे हो, कह रहे हो यहाँ लड़की रहती है, लड़का क्यों आता है, लड़का रहती है, लड़की क्यों आती। हाँ, ये लड़का लड़की अगर शोर शराबा करेंगे और सामाजिक शांति भंग करेंगे तब ज़रूर इनको रोका जाना चाहिए, लेकिन ये अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी बैठक में जो भी कर रहे हैं उसमें किसी का कुछ भी बोलने का कोई हक ही नहीं है। आप हो कौन बोलने वाले। तो ये सामाजिक बदलाव चाहिए है, ये आएगा, धीरे धीरे आएगा, और देखो आ भी रहा है, और अगर थोड़ा कम तेजी से भी आ रहा है तो भी हम इसलिए थोड़ी घुटने टेक देंगे कि समाज हमारे प्रतिकूल है। जब भी समाज सुधार की कोशिश की जाती है तो प्रतिकूलता तो झेलनी ही पड़ेगी ना, फिर तो कोई समाज सुधार हो ही नहीं सकता अगर आप कहें कि समाज हमारी बात नहीं सुनता। अरे समाज गड़बड़ है तभी तो उसको सुधारने की जरूरत है, और सुधारोगे तो विरोध करेगा। तो समाज सुधार का मतलब ही है समाज के विरोध को झेलना, उसको झेलिए, निर्भीकता के साथ झेलिए। और इसीलिए फिर आपको अष्टावक्र चाहिए, कृष्ण चाहिए, गीता चाहिए, और क्यों चाहिए, इसीलिए तो आपको फिर संतों की, दार्शनिकों की राय चाहिए, ताकि आप में निर्भयता का संचार हो सके। यही सब तो आपको निर्भीक बनाते हैं ना। फिर उसी निर्भयता के साथ जो चीज़ मानने लायक नहीं है आप उसको मानने से इनकार कर देंगी। अध्यात्म ही है जो किसी भी मनुष्य को, माने महिला को भी, सच्ची निडरता दे सकता है। वास्तविक निडरता तो अध्यात्म से ही आती है। तो इसीलिए बार बार बोला करता हूँ कि अध्यात्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो महिलाओं को है, और ख़ास तौर पर जो युवा लड़कियां हैं उनको है, जिनको अभी ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने हैं। क्योंकि उनको ही अब चुनौतियों का सामना करना है और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है जो उनको डराने और दबाने आएंगे। और ऐसों को आप मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाओगे अगर आपके पास आत्मबल नहीं है। आत्मबल आपको गीता देती है, कृष्ण देते हैं, वेदांत देता है, उपनिषद देते हैं, कबीर देते हैं, नानक देते हैं, ये आपको आत्मबल देते हैं। इसमें आचार्य जी एक और जो तर्क रहता है और उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, वो ये रहता है कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। कि अगर एक महिला अकेली रहती है, अविवाहित महिला, तो वहाँ अगर एक घर हो
तो उसमें तो और ज़्यादा मुश्किल है। इवन अगर एक सोसाइटी में फ्लैट हो तो वहाँ पर भी एक डर बना रहता है हमेशा कि आप पर किसी भी तरीके का कोई घर में आ सकता है या किसी भी तरीके का हार्म एक हो सकता है। और एक अकेली महिला को रहने में बहुत ज़्यादा भीतर से महसूस होता है, साथ में उसके परिवार को भी होता है। तो सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर लगता है। नहीं समझा, आज के ज़माने में क्या करोगे सुरक्षा? क्या मल्ल युद्ध करके करोगे? पहलवानी से थोड़ी होती है सुरक्षा आज के समय में। आज के समय में सुरक्षा दो चीज़ों से होती है, पैसे से और टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी भी पैसे से ही आती है। भाई आप अपनी सुरक्षा क्या करती हैं? आप ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा जो मजबूत होता है पुरुष, तो जब घर में चोर घुसता है तो उसके साथ कुश्ती करता है। आज सुरक्षा करी जाती है सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड आता है पैसे से। तो मैं लड़कियों से कहता हूँ पैसे कमाओ, पूरी सुरक्षा खरीद लोगी, पूरी की पूरी तुम 10 सिक्योरिटी गार्डों की कतार खड़ी कर दोगी अपने घर के सामने। हाँ, और सुरक्षा आती है तुम्हें अपनी खुद ही सुरक्षा करनी है तो बंदूक रखो, और बंदूक भी पैसे से आती है। भाई अगर आपके घर में कोई मर्द भी होगा तो घर में कोई चोर लुटेरा कोई घुस रहा होगा, मैं फिर पूछ रहा हूं कि क्या उससे जाकर के ऐसे लड़ता है? तो फिर पुरुष और स्त्री में अंतर क्या है? अगर बंदूक चलाने की बात है तो ट्रिगर दबाने भर की ताकत तो औरत के पास भी होती है, उंगली से ऐसे, वो तो इतना तो है उंगली में बल, इतना तो कर ही लोगे ना। दिक्कत ये होती है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास बंदूक नहीं है, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप सही जगह पर घर नहीं ले सकते, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने लिए सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें कोई ये बात नहीं होती है कि अकेली महिला है तो असुरक्षित है। अकेली महिला नहीं असुरक्षित है, अशिक्षित महिला असुरक्षित है। और नहीं भी अकेली है, वो रह रही है 10 लोगों के संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में, वहाँ जो उसको जला के मार देते हैं तब वो असुरक्षित नहीं है। ज़्यादा असुरक्षित वो कहाँ है, 10 लोगों के परिवार में या जब वो अकेली रह रही है? सोच के देखिएगा। ज़्यादा असुरक्षित शायद वो तब है जब 10 लोगों के साथ रह रही है। हाँ, एक हमारा एक जगह बातचीत हुई थी तो उसकी रिकॉर्डिंग को हमने शीर्षक दिया था, यूट्यूब पर मौजूद है, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। जानते हो कई बार क्या होता है, जब युद्ध चल रहा होता है और दुश्मन आपकी वायुसेना नष्ट करनी चाहता है, दुश्मन चाहता है, जैसे अब जब 71 का युद्ध शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान में, उससे ठीक कुछ दिन पहले इजराइल अरब युद्ध हुआ था, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ था इजराइल अरब युद्ध में कि एकदम शुरुआत में ही जाकर के दुश्मन के जो एयरफील्ड्स थे उनकी बॉम्बिंग करी गई थी। वो किसने करी थी? इजराइल ने करी थी, कि जाके दुश्मन के जो एयरफील्ड्स हैं उनकी बॉम्बिंग कर दो। तो उससे फ़ायदा भी हुआ था। उससे क्या फ़ायदा हुआ था कि प्लेन खड़े हुए और खड़े खड़े ही उनको मार दिया। जो प्लेन खड़े हैं लाइन से, उनको खड़े खड़े ही आपने ऊपर से बॉम्बिंग करके सब प्लेन नीचे ज़मीन पे ही ध्वस्त कर दिए। तो पाकिस्तान ने भी यही काम करा। वो बोले कि वहाँ से सीख लेके बोले कि 71 का युद्ध शुरू हुआ, जाके सब जो भारतीय प्लेन है इनको हम खड़े खड़े ही ध्वस्त कर देंगे। खैर उसमें पाकिस्तान को वो सफलता मिली नहीं। तो उसके बाद से एयर डिफेंस में एक पैराडाइम ये भी चलता है कि देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन द प्लेन इज सेफर इन द स्काई देन ऑन द ग्राउंड। माने अगर प्लेन को बचाना है और पता है कि आपका जो दुश्मन है वो स्ट्रैटेजी ही अपना रहा है कि आपके एयरफील्ड की कारपेट बॉम्बिंग करेगा, क्योंकि उसको पता है यहीं प्लेन खड़े उड़े, उससे पहले ही उनको उड़ा दो बम से। तो इससे बेहतर ये कि आप अपने प्लेन सब आसमान में रखिए, वहाँ वो फिर भी सुरक्षित है। पर ज़मीन पर तो सिटिंग डक्स हैं। सिटिंग डक समझते हो कि वो बैठी हुई है चीज़, उसको जाके मार दो, वहीं पे वो बैठी हुई है स्टेबल, वहाँ बैठी हुई है, मार दो। तो सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। आसमान में हो तो तुम्हारा शिकार नहीं होगा, ज़मीन पर एक जगह बंद कर पड़ी हुई हो तो वहाँ सिटिंग डक हो, वहीं ज़्यादा शिकार होने की संभावना है। इसमें मुझे एक कोट याद आ रहा है, इरेना डन का है, जो कि ऑस्ट्रेलियन राइटर है। वो कहती हैं कि अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ लाइक अ फिश विदाउट अ बाइसिकल। अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ लाइक अ फिश विदाउट अ बाइसिकल। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। कोई पूछे, अरे लड़की अब तू 25 साल की हो रही है, तुझे नहीं लगता कि तुझे किसी मर्द की अब बहुत ज़रूरत है? तो उसको यही जवाब देना चाहिए, हाँ मुझे पुरुष की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि एक मछली को एक साइकिल की होती है। मुझे अपनी ज़िंदगी में पुरुष की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी मछली को किसी साइकिल की होती है।
देखो हम महिला पुरुष संबंधों को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि और भी गम है ज़माने में। पहले वो दूसरे काम है, उनको निपटा लो। ये सब जोड़ीबाजी कि लड़की लड़के को ढूंढ रही है, लड़का लड़की को ढूंढ रहा है और ये सब है, ये बाद की बात है। और भी बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी की असली चीज़ें हैं। वो करने से पहले ये सब करना शुरू कर दिया कि जोड़ा बनाएं, ये सब करें, तो ये मूर्खता है। इसमें जोड़ीबाजी में इवन प्रेशर तो दोनों के ऊपर ही रहता है, पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो लड़की के ऊपर कई गुना ज़्यादा होती है। दोनों पे ही होती है, क्योंकि ब्याह होगा तो दोनों का ही होगा जी। तो ब्याह करने के लिए दोनों पे दबाव बनाना पड़ता है। लड़की को कहना पड़ता है चल लड़के की ओर, और लड़की को कहना पड़ता है चल लड़की की ओर। तो फिर भी लड़का जब लड़की की ओर जाता भी है, उससे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जो वो मीट करता है दुनिया में, पर वो केस लड़की के साथ वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, मतलब लड़का बेरोज़गार पड़ा हो, किसी काम का ना हो, अभी अशिक्षित हो, कोई उसमें किसी तरह का गुण न विकसित हुआ हो, लेकिन फिर भी घर वाले पकड़ के उसको ब्याह देते हैं, वो भी चलता है। इतना ही नहीं होता, अभी वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, दो धेला नहीं कमाता, उस पर दबाव डाल के बच्चा ही पैदा करवा देते हैं। कहते हैं हम है ना पालने के लिए, हम तुझे घर दे रहे हैं रहने के लिए, हमारे घर में रहे, हमारी रसोई में तेरा भी और बहू का भी खाना पक रहा है, और बहू ही पका रही हो अलग बात है, तो खाना भी तुझे हम दे रहे हैं, कमरा भी तुझे हम दे रहे हैं, तो तू जल्दी से हमारे लिए पोता पैदा कर, उसको भी हम ही पाल देंगे। ये सब भी भारत में चलता है। ये कितनी ज़्यादा इनडिग्निफाइड, गरिमाहीन बात है। इसमें एक और जो एक चैलेंज फेस करती हैं अविवाहित महिलाएं, वो ये रहता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको रिलेंटलेसली क्वेश्चन किया जाता है कि जो है बेटी का क्या कर रहे हो, अब तो इतनी बड़ी हो गई है, 28 पार हो गई है या 30 हो गई है, तो वो लगातार वही चीज़ जो है उन्हें सुनाई जाती है, और वो प्रेशर जब पेरेंट्स पे बिल्डअप होता है तो वो आकर के सीधा उसके कंधों पे आता है। जैसे लड़की को पता होना चाहिए किसकी सुननी है किसकी नहीं, वैसे ही लड़की के माँ बाप को पता होना चाहिए किसकी सुननी है किसकी नहीं। फालतू के लोगों को कान और ध्यान देते ही क्यों हो? कोई आकर के तुम्हें क्या मतलब है, मेरे घर में मेरी बेटी है 28 की हो गई, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें उससे शादी करनी है तो बताओ, तुम कौन हो आगे पूछने वाले कि आपकी लड़की की शादी? आप पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो, अपने घर में जाओ, तुम्हें क्या लेना देना है? सच तो ये है कि मैं बाप हूं, मुझे बहुत लेना देना नहीं है। मैंने लड़की को काबिल बनाया है, मैंने उसको समर्थ शिक्षित बनाया है, मैंने उसके दिमाग का, उसकी बुद्धि का विकास किया है। वो निडर होकर के होशियारी से अपनी आंखों से ज़िंदगी को देख रही है, वो अपने निर्णय खुद लेगी ना। जब मैं ही उसके मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश नहीं करता, तो मिस्टर पड़ोसी तुम कौन हो ये सब पूछने वाले कि आपकी लड़की का ब्याह कब होगा? तुम्हें क्या लेना देना, भागो। यही है, और कुछ नहीं, इसका और कोई जवाब नहीं है, भागो। ऐसे दो चार पड़ोसी के साथ कर दो, फिर कोई आएगा नहीं। हाँ, कहीं पे रिश्तेदारों की महफिल जमी हो, वहाँ पे कोई एक रिश्तेदार ऐसे पूछ दे, उसको हड़का दो बिल्कुल, तो बाकी सबको भी सबक मिल जाएगा। फिर कोई ऐसी कुचेष्टा नहीं करेगा कि फालतू सवाल पूछे। वो आता था ना, क्या दोबारा मत पूछना, जिसने पूछा उसको बैठा करके अच्छे से जवाब दे दो सबके सामने, फिर दोबारा कोई नहीं पूछेगा। इसमें एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, उनका कोट है, लुइसा में ऑलकॉट, जो कहती हैं कि लिबर्टी इज़ अ बेटर हस्बैंड दैन लव टू मैनी ऑफ अस। ये हुई ना बात, मज़ा आ गया। यही बात तो हम अध्यात्म में इतना समझाया करते हैं, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, लिबर्टी इज अ बेटर हस्बैंड देन लव। अगर पति बनाना भी है तो लिबर्टी को बनाओ, मुक्ति को बनाओ। यही आध्यात्मिक आदर्श है, यही भारत का उच्चतम आदर्श है कि मुक्ति से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो बेटी, मुक्ति तुम्हारा पति है, जाके सिर मोर मुकुट, वही पति है तुम्हारा। और ये जो इधर उधर तुम खोज रही हो कि ये लड़का और वो छोरा, ये किसी गत के नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। वो तो अभी तुम पर भी जवानी चढ़ी है और वो भी ऐसा ही है। अभी तुम्हें लग रहा है कि अरे उसमें बड़ा हुनर है या वो बड़ा सुंदर है,
2 ही 4 दिन या 2-4 साल बाद उसकी पोल खुलेगी, लेकिन तब तक तुम पाओगी कि अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई विकल्प बचा नहीं है, फिर फंस जाओगी। हम ये नहीं कह रहे कि सब महिलाओं को अविवाहित रह जाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि पहचानो कि जीवन में महत्वपूर्ण और ऊंचा क्या है, वो कर लो पहले, उसके बाद शादी करनी हो तो करते रहना, मर्जी है तुम्हारी। इसमें आचार्य जी मैं रीड कर रही थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 1918 तक बहुत एक पूरी जनरेशन ही थी महिलाओं की जो कि डिप्राइव हो गई थी हस्बैंड से, शादी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, या फिर बच्चों से, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से ही अविवाहित महिलाओं को या सिंगल वुमेन को उस तरीके से देखा जाने लग गया कि ये तो मतलब अनफॉर्चुनेट है या इनके साथ कुछ बुरा हो गया है, और मे बी दे जस्ट कुडंट, अभागी है बेसिक, बेचारी अभागी है। हाँ, कोई मिल जाए दिखाई दे एक परिपक्व उम्र की महिला, हिंदू महिला विशेष, और मंगलसूत्र न पहने हो, सिंदूर न डाले हो, तो अरे बेचारी अभागी है, बेचारी अभागी है ना। जिनको लगता है भागी है उनको लगने दो ना। आनंद के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वो है रस, उसकी अपनी मस्ती है, उसकी अपनी खुमारी है, आनंद आनंद। तो जीवन आपका है बल का आनंद लेने के लिए, ज्ञान का आनंद लेने के लिए। आप उस आनंद में जिए ना। किसी को लग रहा हो आप अभागी हैं तो लगता रहे, हाँ मैं अभागी हूं भाई, चल मुझे डिस्काउंट दे दे, मैं तेरी दुकान में कुछ खरीदने आई हूँ, मेरी मांग में सिंदूर है नहीं, तुझे लग रहा है मैं भागी हूँ, एक काम कर 50% डिस्काउंट दे दे मुझे। हाँ अच्छी बात, क्या दिक्कत है, तुझे लग रहा है तो लगे, हम क्या करें, हमें तो ये पता है हम आनंद मग्न है। किसी भी मनुष्य की भांति मेरा भी आनंद पर अधिकार है और आनंद तक ही पहुँचना मेरा दायित्व भी है, उसी के लिए जी रही हूँ। तुझे मेरा आनंद मेरा अभाग लगता है, कोई बात नहीं। इसमें आचार्य जी रिसर्च कहती है कि जब भी घरों में शादियाँ होती हैं या कोई भी फेस्टिवल रहता है या सेरेमनीज रहती हैं किसी न किसी तरीके की, घर में आसपास किसी न किसी शादी हो ही रही होती है, तो आपका जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें और ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। मेरा क्या होगा, एक तो मेरा क्या होगा, हो सकता है वो कहीं रह रही हो, बैंगलोर में काम कर रही हो, कहीं और काम कर रही हो, वहाँ पर उसको वो चीज़ इतनी नहीं महसूस होती, वो अपना काम कर रही है, जी रही है, पर जैसे ही वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है या घर वापस, हाँ ठीक है समझ गया, तो वो अपना कहीं काम कर रही थी, मान लो गुड़गांव बेंगलोर, या हो सकता है भारत से बाहर काम कर रही हो, कुछ भी, और उसको कहा गया आ जा घर में तेरी चचेरी बहन की शादी है। अब वो बाहर एक इंसान की तरह काम कर रही थी, एक बुद्धिजीवी की तरह काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचेगी कोई नहीं पूछेगा कि तेरी कंपनी क्या काम कर रही है, तेरे प्रमोशन का क्या है, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी के कौन से पायदान पर पहुंच गई, कोई ये सब बातें नहीं पूछेगा। वो कितनी भी ऊंची प्रोफेशनल हो, वो घर आते ही उससे पूछेंगे और तेरी शादी कब होगी, तेरा जोड़ा कब खरीदेंगे, अरे तू मोटी हो रही है, तुझे लड़का पसंद नहीं करेगा, अरे तेरे बाल रूखे हो रहे हैं। अब तुम उससे ये नहीं पूछ रहे हो कि तेरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तेरा अब रोल क्या है, तुझे कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तू किसको रिपोर्ट करती है, ये सब बातें आप नहीं पूछोगे। वो लड़की घर आई है तो आप उसको पूरा लड़की की तरह ही देखोगे, और लड़की को आमतौर पे घर आप बुलाते ही नहीं चक्करों में हो भी आजा तेरी चचेरी बहन की शादी है। हाँ वो अब घर आती है, वो वहीं फंस के रह जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसका जवाब एक ही है कि इस तरह का अगर घर हो तो भैया फिर तो मतलब इंटरनेट का ज़माना है, 5G 6G, सारे काम वर्चुअली भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि टिकट मिले ही फ्लाइट का, फ्लाइटें बुकड नहीं चलती हैं क्या, कैसी बात कर रहे हो, कैंसिल भी तो होती है सब कुछ। क्या कि काम बहुत ज़रूरी, आए हैं एक रात रुकेंगे, शादी की रात, अगले दिन फिर वापस चले जाएंगे। हाँ तुम अगर हमसे मिलना चाहते हो तो हमारा प्रेम तुम्हारे साथ है, तुम अगर हमसे मिलना चाहते हो तो पूरा पूरा स्वागत है। अपने पैसों से आप सबकी फ़्लाइट का टिकट कराऊंगी, आपको अपने शहर बुलाऊंगी, आप मेरे घर आओ ना, आप मेरी ज़िंदगी देखो, आप मुझे समझो। आप मुझे अपने घर नहीं बुला रहे हो, आप मुझे अपनी टेरिटरी में बुला रहे हो, आप मुझे अपने राज्य में बुला रहे हो, आप मुझे ऐसी जगह बुला रहे हो जहां आपका दबदबा चलता है।
और वहां बुला के आप मुझे दबाना चाहते हो, भले ही आप ये बात मानो चाहे ना मानो। मैं होंगी बहुत पढ़ी लिखी, मैं बहुत कमाती हूँ, घर में सबसे ज्यादा कमाती हूँ, लेकिन जब मैं घर पहुंचूंगी तो वहां पे आप 10 पुरुष बैठ जाओगे और वहां आप मुझे खड़ा करके मेरी क्लास लगाओगे। किस नाते? कि आप उम्र में मुझसे बड़े हो, जबकि मैं ज्ञान, अनुभव, श्रेष्ठता, काबिलियत, हर तरीके से मैं आपसे बड़ी हूं। पैसे में भी मैं आपसे बड़ी हूं, सही बात तो ये है। मेरे जितनी सैलरी भी आपकी किसी की नहीं थी आपकी उम्र में, आज भी नहीं है, सही बात तो ये है। लेकिन आप 10 लोग बैठ जाओगे, उसमें कुछ स्त्रियां भी हो सकती हैं जो बैठ गई हैं, और आप सब बैठ करके मेरे ऊपर दबाव बनाओगे, तो मुझे ऐसे माहौल में आना ही नहीं है। हाँ, मेरा प्रेम आपके साथ है, मैं आपकी टिकट करा के आपको भेज रही हूं, आप लोग मेरे पास आओ ना, मैं यहां पे आपको एक नई दुनिया दिखाऊंगी। यही उचित है ना, क्योंकि आपकी जो दुनिया है वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, उस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, वो बासी पड़ चुकी, पुरानी पड़ चुकी। आइए मैं आपको नई दुनिया दिखाऊं, मैं आपको टिकट्स भेज रही हूं, आप मेरे पास आओ, मैं आपके रहने की व्यवस्था करूंगी, मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगी, मैं आपको अपनी कंपनी में भी ले जाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी नई दुनिया कैसी होती है। ये है तरीका। इसमें आचार्य जी मैं उन महिलाओं की तरफ से भी बात करना चाहूँगी जो अभी उतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या उतना भी नहीं अर्न करती हैं पर उतना नहीं करती हैं, जिस तरीके से हमने अभी पहली महिला के बारे में बात कि करी। उनको मैं बुला लूंगी घर वालों को फ्लाइट का टिकट दे के। अरे उनको नहीं बुला सकते तो कम से कम खुद तो वहां मत जाओ, कि और जाओ तो अपना हित देख कर जाओ। देखो सुनो, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध अपनी मुक्ति से बड़ा नहीं होता, और किसी का भी रूठ जाना जिंदगी को बंधन में डाल देने से बुरा नहीं होता। समझ में आ रही है? कोई रूठ गया घर वाला, बुरी बात है, नहीं रूठे तो अच्छा है, बेहतर है ना रूठे। लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं होती कि कोई रूठ गया, सबसे बुरी बात ये होती है कि ये रूठने मनाने के चक्कर में तुम बहुत बड़े बंधन को स्वीकार कर बैठे, वो सबसे बुरी बात होती है। भारत में शादी के विषय में हमेशा से यही बताया जाता है कि काफ़ी सेक्रेट सेरेमनी है जो कि होती ही है। तो मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि अविवाहित महिलाओं के बारे में तो हमने अभी बात करी, पर शादी जो करती हैं या करते हैं, जो कोई भी शादी करता है, वो शादी क्या है? देखो, शादी बहुत समय से चला आ रहा और एक अर्थ में सफल प्रयोग है, ठीक है, कि शारीरिक वृत्ति और काम वासना स्त्री पुरुष दोनों में होती है, तो इनका एक स्थायी जोड़ा बना दो ताकि पुरुष 50 स्त्रियों की ओर न भागे और स्त्री 50 पुरुषों की ओर न भागे, और समाज में थोड़ा शांति बनी रहे। नहीं तो उपद्रव फैल जाएगा ना, सब एक दूसरे घरों में घुस रहे होंगे, यही चलेगा। और इस व्यवस्था से ये भी होता है कि जो संतान पैदा होती है, फिर आपको साफ पता होता है ये उसकी माँ है, ये उसका बाप है, वरना वही नहीं पता चलेगा। पुराने समय में तो बिल्कुल नहीं पता चलता, अब तो चलो डीएनए टेस्टिंग वगैरह आ गई, तो अब पता है ये माँ है, ये बाप है, और ये उनकी जिम्मेदारी है। माँ का तो फिर भी पता चलता है, बाप का तो कुछ नहीं पता चलेगा अगर एक तय व्यवस्था ना हो तो जब शादी से कोई संतान पैदा होती है तो फिर बाप पर जिम्मेदारी रहती है, तुम्हारा बच्चा है, अब तुम इसका पालन पोषण करोगे। तो ये शादी की व्यवस्था रही है, और ये अपने आप में एक सफल व्यवस्था रही है। और अगर ये जो इन दो व्यक्तियों का एक साथ आना है, उससे पहले इन दोनों व्यक्तियों को जागृत होने का पूरा मौका दिया जाए, तो ये व्यवस्था अपने आप में बुरी भी क्यों है? समझ रहे हो? दो होशमंद लोग, दो जागृत लोग अपने होश में अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे से गठबंधन कर लेते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं हो सकती। और ऐसा ही होना चाहिए विवाह भी, कि जो स्त्री है वो भी सब जान चुकी है, दुनिया को समझ चुकी है, और जो पुरुष है वो भी ज्ञान रखता है, गहराई रखता है, जीवन को जानता है,
संबंधों को समझता है, और इसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि अब हमें एक साथ रहना है। तो विवाह में कोई बुराई नहीं। फिर विवाह में बुराई तब आती है जब उसे बेहोशी में किया जाता है, दबाव में किया जाता है, वो विवाह गड़बड़ होता है। और विवाह में दिक्कत तब आती है जब एक बार आपने जो जोड़ा बना दिया, आप उसको अनुमति ही नहीं देते टूटने की, या आप ऐसी व्यवस्था बना देते हो जिसमें जोड़े के टूटने पर स्त्री का जीना मुश्किल हो जाए, या आप ऐसी व्यवस्था बना देते हो जिसमें स्त्री को दबाव के कारण, परेशानी के कारण और डर के कारण विवाह में और घर में रहना ही पड़ता है, जबकि वो जान चुकी है कि वो जो व्यक्ति है जिसके साथ उसको बांध दिया है वो व्यक्ति उसके लिए अच्छा नहीं है। तब गड़बड़ होती है। अन्यथा एक स्त्री और एक पुरुष के साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। तो विवाह की व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है। दिक्कत तब होती है जब उस व्यवस्था पर चलने वाले लोग बेहोश हों। अपने आप में तो कोई चीज़ अच्छी बुरी होती भी नहीं ना। उस चीज़ को जो आदमी कर रहा है अगर वो होश में है तो उसका कर्म बुरा कैसे हो जाएगा? कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अगर होश में है तो वो काम बुरा नहीं हो सकता। आप होश में जो भी करें उसी की परिभाषा पुण्य है, वही अच्छा काम है। लेकिन हमारे यहाँ सब बेहोशी में चल रहा है, सब बेहोशी में, और पूरी दुनिया में बेहोशी में चला है, पर भारत में स्थिति विशेषकर खराब है। और ये नहीं कि अगर एक आयोजित अरेंज्ड मैरिज है तो ही उसमें हालत ख़राब है। ये जो लव मैरिजेज होती हैं ये भी पूरी की पूरी बेहोशी में होती हैं। कई बार तो तय करना मुश्किल है कि अरेंज्ड मैरिज में ज़्यादा बेहोशी है या लव मैरिज में ज़्यादा बेहोशी है, क्योंकि अरेंज्ड जो मैरिज होती है, आयोजित विवाह, उसमें परिवार वालों की ओर से दबाव है, समाज का खेल चलता है, वो एक प्रकार की बेहोशी है। लेकिन जो प्रेम कथा चलती हैं लड़के लड़की की, उसमें तो शारीरिक खेल चलता है पूरा। वो अपने आप में एक और तल की बेहोशी है। अब कुछ पता नहीं कि दोनों में से ज़्यादा गहरी बेहोशी कौन सी है। तो इसीलिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि प्रेम विवाह बढ़ने चाहिए, प्रेम विवाह। अरे जिसको आप प्रेम विवाह कहते हो उसमें प्रेम तो कहीं होता ही नहीं है, उसमें तो काम वासना होती है। बस प्रेम कहाँ से आ गया? प्रेम और बोध तो साथ साथ चलते हैं। जब उस लड़के को, उस लड़की को जीवन में अभी बोध ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से आ जाएगा? प्रेम को इतनी सस्ती चीज़ थोड़ी होती है कि 20-25 साल के हुए और झट से प्रेम हो गया। प्रेम तो सीखना पड़ता है, प्रेम कमाना पड़ता है। प्रेम प्राकृतिक चीज़ नहीं होती। प्रेम जंगल की बात नहीं है। जानवरों में एक दूसरे के प्रति मोह हो सकता है, ममता हो सकती है, आकर्षण हो सकता है, पर अगर सच्चाई से पूछोगे तो जानवर एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। गाय अपने बछड़े से ममता कर सकती है, प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम कर पाना सिर्फ एक ऊंची चेतना के लिए ही संभव है। तो जिसको आप प्रेम विवाह कहते हो वास्तव में प्रेम विवाह नहीं है, वो काम विवाह है। तो दो तरह के विवाह होते हैं। एक होते हैं आयोजित मैरिज, उसको आप कहते हो दबाव विवाह, और एक होते हैं प्रेम विवाह, उनको बोल दो काम विवाह। अब दोनों में ज़्यादा गड़बड़ कौन है वो आप तय कर लो। पता नहीं, कभी ये ज़्यादा गड़बड़ है, कभी ज़्यादा गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ इंसान को इंसान रहने दो और इंसान को उसकी पूरी संभावना तक विकसित होने दो। उसके बाद एक पुरुष इंसान और एक स्त्री इंसान अगर ये निर्णय करते हैं कि उन्हें साथ रहना है और साथ रहने में दोनों की बेहतरी है, भलाई है, तो ये शुभ विवाह होगा। फिर ये शुभ विवाह होगा। हाँ, इसमें सर जी दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी कि अध्यात्म जो है वो बंधनों को काटता है और आपने भी हमेशा यही सिखाया है। तो कोई भी व्यक्ति या एक आध्यात्मिक व्यक्ति शादी का बंधन अपने ऊपर क्यों डालेगा, क्यों डालना चाहेगा? दूसरा कि आपने कहा था कि जागृत अगर एक व्यक्ति है और उसके बाद वो अगर शादी करना चाहता है तो वो नहीं, बिल्कुल वो कर शादी सकता है। वैसी शादी नहीं होगी ना आप जिसके बारे में सोच रहे हो। जी वो फिर वैसा विवाह नहीं होगा जैसा आपने आज तक देखा है। जी उसमें ये सब नहीं होगा कि जा करके समाज की अनुमति लो, धर्म की अनुमति लो और कानून की अनुमति लो। वो एक बहुत सुंदर मैत्री होगी, जैसे दो मित्र एक साथ रह रहे हो, जैसे दो साधक एक साथ रह रहे हो, जैसे दो तपस्वी या सूरमा एक साथ रह रहे हो।
दो योद्धा एक साथ रह रहे हैं, आपस में युद्ध करने के लिए नहीं माया से युद्ध करने के लिए। समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे दो बहुत उच्च कोटि के मित्र तय करें कि हाँ भाई चलो एक साथ ही रह लेते हैं, और एक साथ रहने में कोई बंधन नहीं है, वो तो एक मधुरता की बात है, हमारे तुम्हारे आपसी आनंद की बात है। वो जो विवाह होगा उसको ही आप कह सकते हैं शुभ विवाह। विवाह, मैरिज जो है वो एक लीगल टर्म की तरह देखा जाता है कि आप जो है एक लीगल रिलेशनशिप आप एक दूसरे के साथ बना रहे हो। तो एक चीज़ आपने कही कि मैत्री है, तो दो लोग जो है साथ में रह रहे हैं और दोनों का जो एक तरीके से गोल है या पर्पज़ है वो है कि अपने ही आप बंधनों को काटो, अपने बंधनों को काटो, और जीवन की यात्रा में, जीवन में ऊंचाइयां पाने में एक दूसरे के लिए परस्पर सहायक बनो। जी जी। तो फिर साथ में आपने बात कही थी कि डाइवोर्स की, कि अगर आपको लगता है कि नहीं बात देखो, कर पा डाइवोर्स की रही है। ज़रूरत ही तभी पड़ती है जब पहले आपने बंधन पकड़ लिया होता है। जी। नहीं तो डाइवोर्स जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आपसी सहमति से साथ रह रहे हो तो डाइवोर्स होगा नहीं। फिर जब आपसी सहमति से साथ रहा जाता है ना, तो ये लड़ाई झगड़ा तलाक ये सब नहीं होता है। फिर अधिक से अधिक ये होता है कि ठीक है, जिन कारणों से हम तुम्हारा सम्मान करते थे वो कारण अभी भी हैं, कोई जायज़ वजह थी कि हम तुमसे प्रेम करते थे, वो प्रेम अभी भी है, तो डाइवोर्स कैसा? हाँ, अधिक से अधिक ये हो सकता है कि एक ही घर में नहीं रह रहे, एक ही शहर में नहीं रह रहे, जीवन की यात्रा है, दोनों ने अलग अलग राहें पकड़ ली हैं, हो सकता है कभी दोबारा भी हमारी राहें एक हो जाएं, दोबारा भी कभी एक घर में रह सकते हैं। एक घर में नहीं भी रह रहे हैं तो भी परस्पर प्रेम भी है, सम्मान भी है, समझ भी है, सब है। ये डाइवोर्स वगैरह तभी होते हैं जब पहले आपने दो अज्ञानी व्यक्तियों को बहुत गलत कारण से ज़बरदस्ती साथ में बांध दिया होता है, तब फिर उनमें आपस में विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है, वो छितर जाते हैं, उसको तलाक कहा जाता है। उसमें पूरा परिवार छितर जाता है, उसमें बच्चे छितर जाते हैं, और बहुत ख़राब हालत होती है कि अब वो बच्चे हैं, उनकी कस्टडी के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है, और एक दूसरे पर जो पति पत्नी हैं वो फिर चालें खेल रहे हैं, दांव चले जा रहे हैं, वकीलों को पैसे जा रहे हैं, ये सब काम चल रहा है। उसकी नौबत ही क्यों आए? दो ऊंचे लोग एक दूसरे के साथ कभी ऐसा करेंगे क्या कि एक दूसरे पे मुकदमा कर रहे हैं? उनको शर्म आई, कहेंगे हमने प्रेम करा है इससे, हम सम्मान करते हैं इसका। आज अगर किसी वजह से हम इसके साथ नहीं भी रहना चाहते तो हम बात को कोर्ट में थोड़ी घसीटेंगे। अलग होना है, हो जाएंगे, हम कहेंगे नमस्कार करके कुछ दिनों के लिए मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे जाने दो, हो सकता है मैं लौट आऊं, हो सकता है मैं न लौटूं, मैं नहीं भी लौटूं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। समझ में आ रही बात? ये एक एक ऊंचे आदमी का तरीका होता है, और निचले आदमी का तरीका ये होता है कि वो स्त्री पर अत्याचार कर रहा है और वो स्त्री भागी है तो वो फिर पुरुष पे मुकदमे कर रही है, और आजकल तो स्त्रियां भी झूठे मुकदमे करती हैं, और वो पुरुष पर और सास पे, ससुर पे, देवर पे, सब पे उत्पीड़न का और बलात्कार का आरोप लगा रही हैं। ये गंदगी, कीचड़ मच रहा है पूरा। ये कीचड़ मच ही इसीलिए रहा है क्योंकि विवाह ही गलत हुआ था। ये कीचड़ मच ही इसीलिए रहा है, विवाह ही गलत हुआ था। दो ऊंचे लोग अगर संबंध विच्छेद भी करते हैं तो उसमें कीचड़ नहीं उछलता। इसमें मुझे जो मतलब समझ में आ रहा है, जो चीज़ आप कह रहे हैं, आप बताइएगा अगर कुछ उसमें गैप हो, कि ये जो फिर संबंध होगा, शायद आप इसको लीगल नाम देना भी नहीं चाहोगे। मुझे तो ये बात ही बड़ी सिस्टम अराउंड दी, मुझे तो ये बात ही बड़ी अश्लील लगती है कि लॉ घुसा हुआ है दो लोगों के रिश्ते में। मैं किसी पुरुष से दोस्ती करता हूं तो उसका लीगल रजिस्ट्रेशन होता है क्या? तो फिर विवाह का मतलब क्या रहा? विवाह का मतलब साहचर्य, एक साथ रह रहे हैं, विवाह का और क्या मतलब है? आप किसी पुरुष से दोस्ती करते हो तो जाके कहीं पे पहले 7 फेरे लोगे या कोर्ट को बताना पड़ता है फलाना आप मेरा दोस्त है। विवाह का मतलब होना चाहिए मैत्री, उसमें कानून को बीच में आना ही नहीं चाहिए। और विवाह का मतलब अगर मैत्री नहीं है तो विवाह फिर बड़ी गंदी चीज़ है। अगर विवाह का मतलब मैत्री नहीं है तो विवाह का मतलब वासना है, फिर कि मात्र वासना के लिए दोनों इकट्ठे आए हैं। मैत्री तो कहाँ है?
जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि विवाह जो है एक सफल प्रयोग रहा है, और उसका जो कारण थे वो ये थे कि दो व्यक्ति साथ में आते हैं तो उनके अराउंड एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर बच्चा भी है, परिवार एक पूरा जो है वो बन जाता है। पर जब हम बात करते हैं इस तरीके से कि ये भी एक तरीके है जीने का, तो वहाँ पर लोगों का तर्क ये आता है फिर कि फिर बच्चे का क्या होगा। बच्चे का क्यों या कुछ होगा? मैं एक जागृत पुरुष हूँ और उधर कोई जागृत स्त्री है, और हमारे संबंध से एक संतान पैदा होती है। अगर मैं अच्छा बढ़िया आदमी हूँ तो मैं उस संतान को छोड़ के भाग जाऊँगा क्या? और अगर मैं घटिया आदमी हूँ तो हो सकता है मैं उस संतान को छोड़ के न भागूँ, लेकिन उस संतान की ज़िंदगी में बर्बाद कर दूंगा। तो संतान अच्छे से परवरिश पाए, इसके लिए आपको कोई बंधन नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एक उत्कृष्ट पिता चाहिए। एक अच्छा इंसान अपने बच्चे को छोड़ के क्यों भागेगा? और एक घटिया इंसान अगर अपने बच्चे को छोड़ के नहीं भी भाग रहा है, वो तो भी अपने बच्चे को तबाह ही तो कर रहा है घर में। तो ये कहाँ का तर्क है कि अगर हम फॉर्मलाइज नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशन को तो सब पिता लोग भाग जाया करेंगे अपने बच्चों को छोड़ के? अगर पिता ऐसा है कि वो बच्चे को छोड़ के भाग सकता है तो उसे भाग ही जाना चाहिए ना। ऐसा घटिया पिता अगर परवरिश करेगा अपनी औलाद की तो औलाद का भविष्य ही चौपट करेगा। इसी तरह बात है कि अरे विवाह होता है तो आप अपने सास ससुर का ख्याल रखते हो, आपसे मेरी मित्रता है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, क्या मैं जाके उनकी मदद नहीं करूँगा? नहीं करूँगा क्या? एक इंसान होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते और आपका मित्र होने के नाते मैं बिल्कुल जाऊँगा उनकी मदद करने। या ऐसा है कि जब तक मैं उसको सास ससुर नहीं बोलूँगा तब तक मैं उसका कुछ ख्याल ही नहीं रखूँगा? और सास ससुर बोलने से क्या हो जाता है? आधी बहुएं मन्नत मांग रही होती हैं सास जल्दी मरे, सास तैयारी कर रही होती है कि बहू पे कब केरोसिन छिड़क दें। यही तो चल रहा, और क्या है? अगर प्रत्यक्ष हिंसा नहीं भी हो रही है तो दिल ही दिल तो हिंसा सुलगती ही रहती है। ताने मारे जा रहे हैं, व्यंग करे जा रहे हैं, ये सब हिंसा नहीं है क्या? तुलना करी जा रही है, कभी नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, कभी ईर्ष्या सुलगाई जा रही है, ये सब हिंसा नहीं है क्या? तो सिर्फ इसलिए कि आप बोल दो कि अरे कानूनी शादी हुई है, इससे शुभता नहीं आ जाती, इससे दैवीयता नहीं आ जाती कि कानूनी शादी हुई है। इसमें आचार्य जी अभी तक जैसे जो बात हुई वो इस रिलेशन में रही। मैं थोड़ा सा और रोकूँ। जी जी जी। मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आप किसी पुरुष के साथ रहें और आप उसके लिए लीगल सैंक्शन भी ले लें, ले लीजिए, बेशक ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ वो, लेकिन सेंट्रल डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि विवाह वो चीज़ है जिसको कानून ने मान्यता दे दी है। नहीं, विवाह वो चीज़ है जिसको आपके हृदय ने मान्यता दे दी है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको जा कर के उसका लीगल रजिस्ट्रेशन कराना है या उसका मंदिर से आपको कोई प्रमाण लेना है, तो आप वो भी ले लीजिए, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या ये है कि दो बेहोश लोग या तो अपनी कामवासना के कारण या अपने अज्ञान और सामाजिक दबाव के कारण एक दूसरे से बंध जाते हैं और संतान पैदा करने लग जाते हैं, और हम इसको कह देते हैं कि ये तो विवाह की हमारी पवित्र संस्था है, इससे देखो क्या खूबसूरत परिवार पैदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ जहाँ होश नहीं है, जहाँ समझदारी नहीं है, जहाँ बोध नहीं है, जहाँ अध्यात्म नहीं है, वहाँ कुछ भी शुभ हो ही नहीं सकता। हाँ, इसमें आचार्य जी अभी तक जैसे जितने भी जो एक अविवाहित महिला है उसके आसपास जितने भी सोशल चैलेंजेस रहते हैं उनमें से कुछ चैलेंजेस को अभी मैंने आपके सामने रखा। अब मैं कुछ बायोलॉजिकल चैलेंजेस को भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो वुमेन के साथ एसोसिएट किया जाता है, दैट इज़ दीज आर इमोशनल बींग्स। इमोशंस को किया जाता है। तो जनरली वुमेन जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, और इमोशंस कहीं ना कहीं आपके भीतर वीकनेस को जो है बचाए भी रखते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इमोशंस क्या होते हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये परिभाषा कहाँ से आ गई इमोशनल। आज ही मैं गया था, तकलीफ़ में था मैं, शाम को डॉक्टर के पास गया था, वो एक महिला थी, ठीक है, ENT स्पेशलिस्ट।
यहाँ कुछ समस्या थी। और मैंने जो मेरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये मैंने उनके सुपुर्द कर दिया था। वो एक महिला बैठी हुई थी, शरीर के बारे में वो मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञान रखती हैं। शरीर की चिकित्सा भावना से तो नहीं करी जाती होगी ना, बोध से करी जाती है, होशियारी से, समझदारी से करी जाती है। उसको वो करना जानती हैं। उन्होंने मेरी चिकित्सा करी, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ और दवाई दे दी है। और दवाई मैं खरीदना भूल गया। चलो खरीद लेंगे बाद में कभी। तो मैंने, कौन कह रहा है कि महिला तो बस भावना में चल सकती है? मेडिकल की पढ़ाई करने में कितना श्रम, अनुशासन लगता है और कितना ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, ये आपको समझ में नहीं आता क्या? आप लोग कैसी बातें करते हो कि महिला तो बस इमोशनल हो सकती है। ऐसे भी नहीं वहाँ बैठ गई थी कि बस MBBS करा है। वो मेडिकल की 10-12 साल की पढ़ाई करके बैठी हुई थी। MBBS के बाद MD, फिर ये, फिर। तो इतना आसान है क्या कि आप बोल दो महिला तो बस चूल्हा चौका करती है और भावों में जीती है, वो तो भाव की है, वो तो भाव की है। ये कॉन्स्पिरेसी है, महिला को इमोशनल घोषित कर देना और कह देना कि तेरे लिए तो ज्ञान है ही नहीं। अध्यात्म में भी उसको बोल दिया गया है कि तू तो बस भक्ति कर, ये ज्ञान तेरे बस की नहीं, तो ये बात नहीं समझ में आएगी, तो भक्ति कर। ये क्या है? ये क्या है? इसमें आचार्य से कई बार ये भी पाया जाता है कि जहाँ पर अगर कामकाजी महिला है और वहाँ पर जहाँ पर भी काम करे, वो डॉक्टर हो सकती है, वो पायलट हो सकती है, वो साइंटिस्ट हो सकती है, वो वहाँ पर तो ऑब्जेक्टिविटी दिखाती हैं, पर अक्सर ही महिलाएं जो हैं अपने रिश्तों में या घरों में ज़्यादा इमोशनल या सब्जेक्टिवली जो है रिलेट करती हैं। ऐसा नहीं है, आपने उनको इस तरीके से संस्कारित कर दिया है कि उनको लगने लगा है कि इमोशनल बिहेवियर ही हमारे लिए उचित है, अच्छा है, सम्माननीय है। कुछ भी नहीं है। जब वो मेरा परीक्षण कर रही थी, और डॉक्टरों के औजार तो आप जानते ही हो कैसे होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे ऐसे कसाई के हों, और वो उन सब औजारों से कभी मुंह, कभी कान, कभी ये सब अपना देख रही थी, तो उनकी आवाज़ पूरी तरह संयमित थी। हो सकता है मेरी आवाज़ कांप रही हो, तो बताओ इमोशनल कौन हो रहा था? कौन हो रहा था? तो किसने कह दिया कि महिला इमोशनल होती है? अब मैं तो मानने को तैयार हूँ, हाँ मैं हो रहा था इमोशनल, कि ये जा रहा है छुरा बंदर और अब पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो हो रहा था। वो तो अपना बिल्कुल सहज खड़ी हुई थी, अकंप, कोई उनकी आवाज़ में सिहरन नहीं, कुछ नहीं। और मुझे निर्देश दे रही थी, अब आप ये करिए, ऐसे चलिए, नहीं हिलिएगा नहीं, बिल्कुल जैसे। तो कौन कह रहा है इमोशनल होती हैं? अब मैं बताता हूँ ना आपको, मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत अच्छी टीचर्स मिली। उनमें से न जानो कितनों के नाम, चेहरे, जबकि वो कक्षा 2-3 में उन्होंने मुझे पढ़ाया। मुझे अभी तक याद है। अभी लखनऊ गया था तो मिल कर के आया, प्रिंसिपल हो गई हैं मैम अब। और मुझे तो नहीं समझ में आता कि वो इमोशनल कब थी। कक्षा 3 से ले कर के, और माने 3 साल की, कक्षा 3 नहीं, 3 साल की उम्र से लेकर के 17 साल की उम्र में मैं IIT गया था। तो 3 से लेकर के 17 तक स्कूलिंग हुई है, 14 साल। ये 14 साल मेरी ज़्यादातर जो टीचर्स थीं वो महिलाएं ही थीं, और मैंने तो उनको इमोशनल होते नहीं देखा। मैंने तो उनको कई बार पुरुषों से ज़्यादा सख्त देखा, अडिग देखा, अचल देखा। मैंने तो उनको भावना में थरथराते और कांपते नहीं पाया। और उनका एहसान है मेरे ऊपर कि आज मैं कुछ बन पाया हूँ, आपसे कोई बात कर पा रहा हूँ, तो उन्हीं की बदौलत। तो कोई अगर मुझे बोलेगा कि महिलाएं इमोशनल होती हैं तो ये तो, और या कि वो जो इमोशन है वो उनकी कमज़ोरी होती है, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। तो हर तरह के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। 2 साल मैं कॉन्वेंट में भी पढ़ा हूँ, कक्षा 2 साल नहीं, 4 साल, 3, 4, 5 और 6। तो मैं तीसरी में था
अब पता नहीं ये इसका आएगा कि इसके भीतर आएगा कि नहीं आएगा इस बातचीत में। नहीं आए तो भाई एडिट वगैरह करके निकाल देना, पर मनोरंजक घटना है। ये बातचीत भारी हो रही है, मैंने कहा सबको सुना देता हूँ, चुटकुले की तरह लेना। तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था, तीसरी में, सेंट मैरीज बांदा। तो मस्त में रहा, तो ऐसा ही था। तो मेरे लिए नया पैंट सिल के आया, हाफ पैंट। तो मैं इधर उधर दौड़ लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं झुका किसी चीज़ को उठाने को, वो पीछे से उसकी सिलाई खुल गई, चर्र। अब लड़कों ने लेने मुझे शुरू कर दिए मेरे। मैं पीछे से वैसे भी काफ़ी विस्तार लिए हुए था, और वो देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल दो फांक हो गया है मामला। तो सिस्टर आई, ये इंटरवल में ये सब हुआ था, उसके इंटरवल के बाद उनका पीरियड था सिस्टर का, वो आई। तो मुझको देखा, मैं आगे ही बैठा करता था सबसे, टीचर्स का आमतौर पे मैं प्रिय रहता था, हालांकि मुझे सज़ा भी खूब मिलती थी, पर आमतौर पे मैंने यही देखा है कि मुझे सब पकड़ पकड़ के सबसे आगे बैठाती थी। तो उन्होंने देखा आई, तो मैं ऐसे बैठा हूँ और शायद रो ही रहा हूँ। तो पूछती हैं क्या है, मैं बताऊँ भी नहीं। फिर किसी ने बताया इसका तो पैंट फट गया है। तो मुझको वहाँ से लेकर के गई, और कुछ नहीं, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं, वही उनकी क्लास चल रही है, अपनी क्लास के बीच में छोड़ के मुझको लेकर के गई। उनका कमरा था, वो उसी कैंपस में रहती थी स्कूल के, उनका कमरा था, वहाँ लेके गई। मुझसे कहा ये दो, तो मैंने दे दिया अपना उनको निक्कर। उसको उन्होंने सिला, मुश्किल से 5-7 मिनट लगे उनको, और दिया पहनो। वे वापस लेकर के आई और मुझको बैठा दिया। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये उन्होंने एक भावनात्मक काम करा, इमोशनल काम करा। मैं नहीं समझना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं इसमें हानि क्या है। अगर आप इसको बिल्कुल तटस्थ होकर के ऑब्जेक्टिवली देखो, तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को क्लास में डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लिया। तो ये इमोशन बुरा कैसे है? इमोशन क्या हर स्थिति में बुरा ही होता है? नहीं तो मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, मेरे पीछे सब बैठे हुए थे, और मुझे देख देख करके सब मजे ले रहे थे, और मैं रुआसा हूं, पैंट फटा पड़ा है, और पूरी क्लास से मजे आ रहे हैं। ना मैं पढ़ रहा था, ना क्लास पढ़ रही थी। तो मुझे लेके गई और पूरा कार्यक्रम 10 मिनट समाप्त करके ले आई। उसके बाद उन्हें जो पढ़ाना था उन्होंने पढ़ा दिया। कोई बिल्कुल बोल देगा कि ये काम कोई मेल टीचर नहीं करता। हाँ, शायद कोई मेल टीचर ये काम नहीं करता, इसके लिए कोई फीमेल टीचर ही चाहिए। लेकिन इस काम में बुराई क्या हो गई? ये भावुकता बुरी कैसे है? इस भावुकता में तो पूरा पूरा होश शामिल है ना। नहीं तो उस दिन उनकी पूरी क्लास मजाक बन के रह जाती। अगर वो ये नहीं करती तो कोई उनकी सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। वो ये और कर रही होती कि इसको पनिश करो, उसको पनिश करो, सब मजाक उड़ा रहे हैं, चलो बाहर निकलो। कोई फायदा नहीं था उस दिन। तो इमोशनैलिटी नेसेसरीली बुरी हो ऐसी कोई बात नहीं होती है। बहुत कम ऐसा होता है, समझिएगा, कि कोई देश ये कर पाए कि किसी दूसरे देश के 2 टुकड़े कर दे। बहुत कम ऐसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा हुआ था, जर्मनी के साथ ऐसा किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश ये कर पाया उसकी अध्यक्षा एक महिला थी। कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में सहायता करी। मान लीजिए कि स्वयं नहीं करा, उनकी मुक्ति वाहिनी थी, भारत ने मात्र सहायता करी, तो भी ये बहुत बड़ा काम होता है कि कोई देश ही 2 टुकड़ों में बट गया। ये काम एक महिला ने करा है। कौन कहता है कि महिला कमजोर होती है, भावुक होती है, वो तो कठोर निर्णय नहीं ले सकती है? कितना कठोर निर्णय है ये, बड़े से बड़ा निर्णय है। और भारत उस वक्त अपेक्षित आज की अपेक्षा एक कमजोर और गरीब देश था, और अमेरिका प्रेशर भी बना रहा था लगातार, और उसके बाद भी ये काम सफलतापूर्वक किया गया। और जब ये काम किया गया उससे बस 9 साल पहले चीन ने भारत को एक जबरदस्त हार दी थी। तो ये भी खतरा था कि इधर से चीन दबाव बनाएगा, उधर से अमेरिका दबाव बनाएगा, तो कैसे काम बनेगा। लेकिन फिर भी एक महिला
के नेतृत्व में ये काम हुआ ना, और भी बहुत सारे काम हैं। मैंने तो अपनी सारी ही टीचर्स को फर्म देखा, डिसिप्लिन्ड देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, तटस्थ देखा। मैंने तो नहीं देखा कि वो भावना में बह करके उल्टे पुल्टे निर्णय ले रही हो या उल्टी पुल्टी सीख दे रही हो। मैंने तो ऐसा होते नहीं देखा। तो ये डॉक्टर्स आज भी, आधी डॉक्टर्स तो महिलाएं ही होती हैं ना। अभी एक डॉक्टर की बात आपसे करी थी, अगर महिलाएं भावुक होती हैं तो फिर तो मरीजों की जान खतरे में ऐसा तो नहीं होता कि महिलाएं सब भावुकता में ही बहती रहती हैं। महिलाओं में थोड़ी भावुकता होती है प्रकृति प्रदत्त, बाकी जो उनको अल्ट्रा इमोशनल बनाने का काम है वो काम समाज करता है। कहता है तुम महिला हो, तुम्हें तो भावुक होना चाहिए ना, तो जहां उसे भावुक नहीं भी होना, उसे भावुक होने का प्रशिक्षण दे दिया जाता है। आदमी औरत में अंतर होते हैं, लड़का लड़की जब पैदा होते हैं तभी से उनमें कुछ अंतर होता है, पर वो अंतर थोड़ा होता है। समाज उस अंतर को बहुत बड़ा बना देता है। पता है क्यों बड़ा बना देता है? बड़ी अजीब बात है, ताकि और ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा हो। औरत जितना ज्यादा अल्ट्रा औरत बना दी जाएगी, अल्ट्रा वुमन, और मैन जितना ज्यादा अल्ट्रा मैन बना दिया जाएगा, उतना दोनों एकदम दूर हो जाएंगे ना। और जितना दूर होते हैं उतना उनमें आपस में फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो उसका पहनावा उस तरीके से कर दिया, लड़की का पहनावा बिल्कुल अलग कर दो, लड़की के बाल अलग कर दो, उसका चाल चलन अलग, लड़की का चाल चलन अलग कर दो, सब कुछ लड़की का अलग कर दो। और लड़की लड़के को भी आपस में मिलने मत दो। दोनों को इतना अलग कर दो, दोनों में इतनी दूरी बना दो कि दोनों काम वासना में एक दूसरे के लिए पागल हो जाए, दोनों बिल्कुल पागल हो जाए। इसलिए समाज लड़की को एक अल्ट्रा लड़की बना देता है, लड़के को अल्ट्रा लड़का बना देता है। नहीं तो दोनों में अंतर होते हैं, पर इतने बड़े अंतर नहीं होते जितने हमने बना दिए हैं। आप दोनों को एक साथ उठने बैठने दो, खेलने दो, एक सहज स्वस्थ संबंध हो, वही एक सहज समाज की निशानी होती है। दूसरा इसमें आचार्य जी जो एक इंटरनल चैलेंज फेस करना पड़ता है अक्सर ही महिलाओं को, वो रहता है लोनलीनेस का। और वो जो फिर एक लोनलीनेस है वो आप भरना चाहते हो किसी पुरुष के रूप में। नहीं, वो भी बताई गई बात है। वैसी तो लोनलीनेस पुरुष को भी होती है, वो भी सारी शायरी गाते रहते हैं, हाय मिल जाए तो ज़िंदगी भर जाए, ये सब करते रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ना आपको सचमुच क्या चाहिए। फिर आप पुरुष भी अपने लिए सही ढूंढ पाओगे। कोई ये थोड़ी कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में कोई पुरुष होना ही नहीं चाहिए। हम यहाँ पे वो ब्रह्मचर्य की वो पारंपरिक परिभाषा पकड़ के थोड़ी ही बैठे हैं कि स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य है कि पुरुष की छाया से दूर रहे, और पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य है कि वो स्त्री को देखे भी नहीं। वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है कि ब्रह्म को जीवन में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान आप दें, ये ब्रह्मचर्य है। सबसे आगे ब्रह्म आएगा। में ब्रह्म माने क्या? सच्चाई, ऊंचाई, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, मुक्ति, ये ब्रह्म के नाम हो गए। सबसे आगे ये आएंगे जिसके जीवन में स्पष्टता का, बोध का सबसे ऊंचा स्थान है, वही ब्रह्मचारी है, और नहीं कुछ ब्रह्मचर्य होता। ठीक है, तो ये सब आप अपने रखिए जीवन में। और फिर कोई इन्हीं सब चीज़ों के अनुकूल आपको स्त्री पुरुष मिलता हो तो आप उसकी बेशक संगत करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक और जो इसमें तर्क आता है वो ये रहता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है किसी के साथ एक रिश्ते में जो है बंध जाएं। बेकार की बात है, मैं इसमें क्या बोलूँ, मतलब मेरे बोलने का कुछ नहीं है। आपके काम आपके ज्ञान आना है, आपके काम आपका पैसा आना है। आपने ज़िंदगी में खुद जो कमाया है वही आपके काम आना है। ठीक है, ये उधार की कमाई, किसी और का भरोसा बिल्कुल काम नहीं आता। और ये मैं किसी आधुनिक दार्शनिक की तरह नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे ऋषियों और संतों की बहुत पुरानी सीख है कि कोई साथ न चलेगा तेरे, उड़ जाएगा हंस अकेला। तुम किसके भरोसे बैठे हुए हो? ये तुम्हारे साथ नहीं चलने वाले।
एक काफ़ी बड़ा कंसेप्चुअल गैप रहता है कि व्यक्ति को ज़िंदगी में मे बी हैप्पीनेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लव चाहिए, या ये जितने भी एक तरीके से वैल्यूज़ होते हैं, वो हम सेल्फ अवेयरनेस में नहीं उसको पाते, बजाय कि लगता है ऐसा कि एक फैमिली बन जाएगी या चीज़ें उस तरीके से हो जाएंगी तो वहाँ से हमको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम वो रूट पकड़ते हैं इन चीज़ों को पाने का। देखो वही फिर बोलता हूँ ना, एक भिखारी है, वो भिखारियों की बस्ती में जाके भीख मांग रहा है, वो करोड़पति थोड़ी बन जाएगा। एक भिखारियों की बस्ती है, वहाँ एक नया नया भिखारी आया है, वो उन भिखारियों से ही भीख मांग रहा है। जिनके पास खुद शांति नहीं, वो तुम्हें कैसे दे देंगे सिर्फ इसलिए कि तुम उनके परिवार में चले गए? जिनके पास खुद होश नहीं, बोध नहीं, दुनिया की कोई समझ नहीं, शांति नहीं, करुणा नहीं, वो तुम्हें ये सब कैसे दे देंगे सिर्फ इसलिए कि तुम विवाहित होकर बहू बन के उनके घर में आ गए? जो खुद अभी घोर मनोवैज्ञानिक असुरक्षा में जी रहे हैं, इंटरनल इनसिक्योरिटी है जिनमें, उनके घर में जाके तुम सिक्योर कैसे फील करने लगोगी? एक सवाल आचार्य जी भारतीय समाज से रिलेटेड है कि भारतीय समाज जो है वो फ्री क्यों नहीं है इस रिस्पेक्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको सपोर्ट करता है एज अ सिंगल वुमन, ग्रंथ भी बात करते हैं स्वतंत्र चेतना की या आत्मा असंग है, आप हमेशा से आपने बताया है। उसके बावजूद जो है समाज में जो पूरा का पूरा एक इन दो चीज़ों में जो गैप है वो क्यों एग्जिस्ट करता है और ये कहाँ से आया है, और साथ में इस गैप के साथ क्या एक नेशन प्रोग्रेस कर भी सकता? नहीं कर सकता। ये गैप यहाँ से आया है कि हमारे मन में ज्ञानियों, ऋषियों, दार्शनिकों, चिंतकों के लिए कोई सम्मान नहीं है। हमारे मन में सम्मान सिर्फ हमारी रूढ़ी, प्रथा और परंपरा के लिए, जिसको हम संस्कृति बोल देते हैं। हम अध्यात्म से कोसों दूर जीने वाले लोग हैं, और अध्यात्म के विकल्प के तौर पे और अध्यात्म के विरुद्ध हमने एक संस्कृति खड़ी कर ली है। उसको हम बोलते हैं यही हमारी संस्कृति है, जिसमें सिर्फ अंधविश्वास है, पाखंड है और ऐसी प्रथाएं, परंपराएं हैं जिनका अध्यात्म से, सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए भारतीय अध्यात्म उच्चतम है, लेकिन भारतीय संस्कृति की बड़ी दुर्दशा है। आचार्य जी, जो जनरली इवन मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं, शादी.com हो गया, ये और भी वेबसाइट्स हैं, या फिर इन जनरल भारत में जो पूरा का पूरा शादी की व्यवस्था रहती है, उसमें महिला को हमेशा ऐसी महिला को प्रेफर किया जाता है जो कि ट्रेडिशनल हो या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रखती हो। तो एक तरीके से महिलाओं को ट्रेडिशन कैरी करने का एक व्हीकल सा बना दिया है। देखो, ट्रेडिशन में कोई दम दिलासा हो तो बेशक ट्रेडिशन कैरी करो। ट्रेडिशन को ठोक बजा के परख के देख लो ना, उसमें कुछ होश की बात हो, सच्चाई की बात हो तो निभाओ परंपरा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें कुछ है ही नहीं, पुराना कचड़ा है, उसको आगे हस्तांतरित किया जा रहा है, तो ऐसी परंपरा में कुछ नहीं रखा है। परंपरा का भी निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए कि वो परंपरा आज के समय में कोई मूल्य, कोई लाभ रखती भी है या बस ऐसे ही पुराना अंधविश्वास है। और इसी में आचार्य जी, ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जो कि उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो उस तरीके के वीडियोस आएंगे कि जहाँ पर एक महिला है, वो अगर स्पोर्ट्स भी खेल रही है तो सूट या साड़ी पहन के कुछ कर रही है, या फिर वो साड़ी या कि उसका पति अगर कोई स्पोर्ट खेल रहा है तो महिला साड़ी में जा रही है और पूरे स्टेडियम के सामने वो अपने पतिदेव का सही। और उसी तरीके के वीडियोस फिर सर्कुलेट किए जाते हैं कि ये है हमारी भारतीय नारी। वो कोई सहज रूप से नहीं है, वो सब साजिश है, वो सब सत्ता का और पैसे का खेल है। वो सब करा ही इसीलिए जाता है ताकि समाज की एक तरह की कंडीशनिंग करी जा सके, उससे बहुतों को लाभ होते हैं। पर उस सबसे पूरा जैसे माहौल सा बनाने की कोशिश की जाती है, या थोड़ा थोड़ा बनता भी है कि फिर जो महिलाएं उस चीज़ को नहीं फॉलो करती हैं या उनसे अलग जीवन जीती हैं या थोड़ा सा उनकी नज़र में कहते तो रेडिकल ही जीती हैं, उनके लिए बहुत समस्याएं जो है वो पैदा कर देते हैं। समस्या तो देखिए, आप मानो तो है, ना मानो तो नहीं है।
समस्या पैदा करने वाला कुछ नहीं कर सकता अगर आप समस्याग्रस्त होने को तैयार नहीं हो तो। वो क्या कर रहा है? वो कोई आके आपको मार तो रहा नहीं है डंडे से, वो बस आपको कुछ बातें दिखा रहा है, कुछ बातें सुना रहा है, यही तो कर रहा है। ना देखो ना सुनो, देख भी लो सुन भी लो तो कहो छी मूर्ख, हट पगला, हंस दो, चुटकुला है। तो ये सब कुछ जो कर रहा है मुझे प्रभावित होने के लिए, मेरे लिए वो चुटकुला है, तो मैं क्यों फिर उसको अपनी समस्या बनाऊं? जो एक डेटा पहले शेयर किया था कि 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में आज भी करीबन 7 करोड़ महिलाएं हैं जो कि सिंगल वुमेन है। एंड लेकिन स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल वुमेन को एज स्पेसिफिक उनकी जो नीड्स हैं उनको उस तरीके से एड्रेस अभी नहीं किया गया है, एटलीस्ट भारत में, जहाँ पर हम शेल्टर होम्स की बात करते हैं या उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या उस तरीके के कम्युनिटी ग्रुप्स की बात करते हैं, जबकि सिंगल महिलाएं ज़्यादा ऐसी हैं जो कि वर्कफोर्स में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। आज भी ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना है और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नाम जो है, फादर का नाम या फिर अपने स्पाउस का नाम जो है लिखना पड़ता है, जबकि वो केस पुरुषों के में नहीं होता है, उन्हें एक एडल्ट मैन की तरह ही देखा जाता है। तो वहाँ पर किस तरीके के बदलाव लाने की ज़रूरत है? अगर अभी भी ये हालत है कि एक सक्षम समर्थ महिला है, वर्किंग वुमन है, और सरकारी सारे दस्तावेज़ मांग रहे हैं कि या तो अपने पति का हस्ताक्षर लेके आओ या अपने पिता का प्रमाण बताओ, तो ये जो 7 करोड़ महिलाएं हैं ये खड़ी क्यों नहीं होती हैं? ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है ना। साफ साफ कह दें कि जो सरकार हमारे हक में नीतियां बनाएगी हम उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों आप लोग उल्टे पुल्टे मुद्दों पर वोट देते हो? भारत में तो यही वो मुद्दे चलते हैं, जात पात धर्म, इन मुद्दों पे आप वोट दे रहे हो। जो मुद्दे आपके लिए असली हैं उन पे वोट दो ना। आप सरकार से सीधे बोल दो, सारी पार्टियों से बोल दो कि आप में से जो लोग हमारे पक्ष में नीति बनाएंगे हम उसको वोट दे देंगे, बाकी बातों से हमें मतलब नहीं। हम देश की अच्छी नागरिक हैं, हम देश के लिए बहुत उपयोगी संसाधन हैं, हम सुशिक्षित हैं, हम देश को कमा के दे रहे हैं, तो आप हमारे अधिकारों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सही नीतियां बनाइए ना। ये मांग करनी चाहिए, ये मांग करिए आप। आचार्य जी, अभी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार जो महिलाएं काम करती हैं उनमें मैरिड वुमेन कम है, अनमैरिड ज़्यादा है। तो इससे हमें शादियों के बारे में क्या पता चलता है, मैरिजेस के बारे में क्या पता चलता है? मैरिड वुमेन इस हिसाब से कम होंगे क्योंकि वर्क फोर्स में उनका प्रपोर्शन उनकी आबादी के अनुपात में कम होगा, ठीक है कि। और अनमैरिड वुमेन का रिप्रेजेंटेशन फीमेल वर्कफोर्स में उनकी संख्या के अनुपात में ज़्यादा होगा। तो इससे क्या पता चलता है? अगर वर्कफोर्स में ज़्यादा संभावना एक अविवाहित लड़की को पाने की है न कि एक विवाहित महिला को पाने की, तो इससे यही पता चलता है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो किसी प्रकार की बाध्यता बनता है कि लड़की बाहर निकल के काम ना कर पाए। तो ये बात जितनी भी लड़कियां शादी करने जा रही हैं उनको शादी से पहले सोचनी चाहिए कि कहीं शादी वो पिंजड़ा तो नहीं बन जाएगी जो मुझे एक जगह कैद कर दे। ये एक महत्वपूर्ण डेटा है कि महिलाएं शादी से पहले तो काम कर रही होती हैं और शादी के बाद वो काम करना छोड़ रही हैं। यही आपके डेटा से साबित होता है कि अनमैरिड है तो वर्कफोर्स में है वो, और जब शादी हो जाती है तो उनमें से फिर बहुत सारी वो वर्कफोर्स को छोड़ देती हैं। कुछ समय के लिए छोड़ना समझ में आता है कि मान लो गर्भ का समय है तो मैटरनिटी लीव ली हुई है तो साल 2 साल को छोड़ दिया, उतना तो समझ में आता है। पर वो ड्रॉप आउट ही हो गई है, अब वो कभी अपने वर्क स्टेशन पे लौटेगी ही नहीं, तो ये तो ख़तरनाक बात है ना। तो आप अगर शादी वगैरह करने की योजना बना रही हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि आप जिससे शादी करने जा रही हैं और जो आपका वो परिवार है आपके पति का, वो लोग कहीं आगे
आपके करियर, आपके भविष्य, आपकी प्रगति में बाधा तो नहीं बनने वाले। इस चीज़ का आप अच्छे से देख लीजिए। जी आचार्य जी, एक और आंकड़ा कहता है कि 2021-22 में कर्नाटका में करीबन 300% राइज हुआ है चाइल्ड मैरिजेस में 2017-18 के कंपैरिजन में। तो इसमें कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो राइज इन चाइल्ड मैरिजेस है वो कोरोना वायरस के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस समय लोगों को ये लगा कि महिला को क्योंकि एक लाइबिलिटी की तरह ही देखा जाता है, तो वो जल्दी से जल्दी जो है उनकी शादियां करा दें। बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती है कि जब जब कोई भी मे बी क्लाइमेट चेंज की बात हम करते हैं या फिर कोरोना वायरस का पैंडेमिक उस समय आया, कुछ कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां बाहर बनती हैं तो सबसे पहले महिलाओं पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज से अभी तो वैसा मास कैटेस्ट्रॉफीज़ होनी शुरू नहीं हुई हैं जिससे पड़ेगा, लेकिन हाँ वॉर्स में बिल्कुल वैसा होगा, अकाल फेमीन्स में वैसा होगा, और ऑब्वियसली जो ये आप कोविड की बात कर रही हैं उस समय वैसा होगा, बिल्कुल होगा। जिस चीज़ को आप एक बस लाइबिलिटी की तरह लेते हो, जब आपके पास उस लाइबिलिटी को पालने का पैसा नहीं होगा तो आप जल्दी जल्दी चाहोगे कि उस लाइबिलिटी को किसी के भी सुपुर्द कर दो। वही किया गया था और कुछ नहीं था। ये ज़्यादातर गरीब लोगों ने किया है कि उनके घर की जो लड़कियां थीं कम उम्र की, उन्होंने कहा अब काम धंधा है नहीं, पैसा आ नहीं रहा है, कोविड का समय चल रहा है, तो इसको जल्दी से किसी के सुपुर्द कर दो ब्याह करके। वो सब किया गया। इससे यही पता चलता है ना, देखो कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान की बल की ताकत नहीं होगी तो तुमको एक लाइबिलिटी ही माना जाएगा, पिता के घर में भी और पति के घर में भी। तो बेकार में इस भाव में मत रहो कि सबसे बड़ी चीज़ तो प्यार होता है। ये जो दुनिया है ना, इसमें प्यार को जानने वाले लोग 0.01% भी नहीं है। प्यार इतनी सस्ती चीज़ नहीं होता जैसे फिल्मों में देख लेते हो कि बस लड़का लड़की मिले प्यार हो गया, या बाप ने बेटी को जन्म दे दिया तो बाप को बेटी से प्यार है। प्यार ऐसे नहीं होता। मोह, माया, ममता, आसक्ति, ये सब होते हैं इस दुनिया में, प्रेम नहीं होता है। कई बार हम ममता को या आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम इस दुनिया में नहीं पाया जाता। प्रेम लाख में से कोई एक आदमी कर पाता है। तो ये दुनिया तो स्वार्थ का खेल है, ये दुनिया स्वार्थ का खेल है। प्रेम तो ऋषियों संतों के हिस्से की चीज़ है। आम आदमी के जीवन में प्रेम जैसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ बस स्वार्थ चलता है। तो लड़की अगर कमज़ोर है, अशिक्षित है, तो उसको बोझ ही माना जाएगा। वो ये ना सोचे कि तब भी तो मेरा पिता और मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा ना, भले ही मैं किसी लायक नहीं हूँ। नहीं कोई प्रेम करेगा, आपको बोझ की तरह ही माना जाएगा। और आपसे जो बिल्कुल निचले तल के काम हैं वो सब कराए जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी फिर वैसी रहेगी, एक निम्न श्रेणी के श्रमिक जैसी, वैसे ही आपका रहेगा। प्रेम इतनी हल्की चीज़ नहीं होती है। हाँ, कि बाबुल के घर पैदा हुई थी तो बाबुल ने तो प्यार मुझसे करा ही होगा ना, ऐसा नहीं होता बाबा। या पति के घर गई हूँ तो अब मुझे नए माता पिता मिल गए, सास ससुर, वो तो मुझसे प्रेम करेंगे ही ना, ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चलेगा, एसेट हो, लायबिलिटी, वो सब चलता रहता है। प्रेम तो बहुत विरल चीज़ होती है। सारा अध्यात्म इसीलिए कि आप प्रेम सीख सको। आम आदमी जिंदगी में प्रेम का एक क्षण भी जिए बिना मर जाता है। भले आप 100 बार आई लव यू करते रहो, उससे ये नहीं हो जाता कि आपको प्रेम आ गया। प्रेम नहीं है। प्रेम, फिर से बोल रहा हूँ, प्रेम उनके हिस्से की चीज़ है जो साहस दिखाते हैं जीवन को समझने का, जो साधना करते हैं मन की गहराइयों में उतरने की। प्रेम बस उनको उपलब्ध हो पाता है। बाकी पूरी दुनिया स्वार्थ पर चलती है। और हर इंसान, हर स्त्री, हर पुरुष को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ का खेल है, सिर्फ स्वार्थ का खेल है। बेकार में कहीं किसी नकली चीज़ को प्रेम मत समझ लेना, बहुत धोखा खाओगे। आचार्य जी धन्यवाद। आज आपने बहुत सारा अपना समय दिया और बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने रखे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और सवाल हैं
जिनको मैं फिर से आपके सामने जो है कभी किसी और सत्र में रखना चाहूँ। स्वागत है। जी।